म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर 30 साल से ज़्यादा की लंबी और गहरी पकड़ रखने वाले विजय मंत्री साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जेआरएल मनी के को फाउंडर हैं और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट भी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपको। सारे आपको जानते पहचानते हैं। अच्छा, आप भी हमारा स्वागत कर रहे हैं। वाह, मंत्री जी के द्वारा हमारा स्वागत हुआ। और क्या चाहिए। बाकी मंत्री तो कोई करते नहीं करते हैं, हम आपसे ही खुश हो जाते हैं कि चलो एक मंत्री तो है जो हमारा स्वागत करता है। देखो, बाकी मंत्री तो 5 साल के लिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, हम तो लाइफ लॉन्ग हैं। मिनिस्टर फॉर जनरेशंस, वाह क्या बात है। तो अब आज आपको हमने विशेष आमंत्रित इसलिए किया कि हमने कहा लाइफ हाई बनाना जरूरी, आप आए इसलिए बनवाया है हमने, और ताकि क्या है कि लाइफ हाई से रिलेटेड हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के जो सवाल हैं उनके जवाब में जाना चाहते। तो ब्रॉडली जो मेरे दिमाग में सवाल है, एक तो ये कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है तो बार बार सोचते निकाल लें, और एक ये जो मिस कर गए, लगा दूँ सारा, अब लगाऊँ कितना लगाऊँ, और तीसरे में थोड़े कंफ्यूज वाले भी हैं जो चल रहा है SIP वगैरह, उसका क्या करें क्या नहीं करें, ये सारे कन्फ्यूजन वाले हैं। तो जरा पहले तो पर्सपेक्टिव दे, लाइफ हाई जो मार्केट है इसको इन्वेस्टर्स को अप्रोच कैसे करना चाहिए। देखिए, ऑल टाइम हाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाई का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में कोई बड़ा बबल या फ्रॉथ है। आज इन्वेस्टर के मन में सवाल क्यों है, क्योंकि जब भी पिछली बार मार्केट उनके मन में लगा कि 92 हो गया या ये 2000 हो गया या 2008 हो गया, जब मार्केट बहुत हाई गया उसके बाद 50% टूटा है और 5-6 साल लग गए वापस पैसा पॉजिटिव आने में। तो लोगों के मन में हमेशा डर लगा रहता है कि अब क्या होगा, अब वैसा सिचुएशन तो नहीं है। तो पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि 92 क्या था, 2000 क्या था, 2008 क्या है। 92 मार्केट पूरा स्कैम ड्रिवन लिक्विडिटी वाला था, उसमें कोई म्यूचुअल फंड तो था नहीं, रिटेल कुछ बहुत कम था, इंस्टीट्यूशन के नाम पे LIC था। राइट। तो 92 में अनिल जी किस तरह का रिटर्न है आपको बताता हूँ मैं। 92 में पिछले 1 साल का रिटर्न 97%, लगभग डबल। 3 साल का रिटर्न 450% था, 5 साल का रिटर्न 700% था, और 10 साल का रिटर्न 1600% था। ये 92 का बाजार, मतलब इतना फ्रोथ था, क्योंकि वो एक बहुत लिक्विडिटी भी नहीं होती थी बाजार में उस टाइम। फिर हम आते हैं 2000 वाले मार्केट में। फेब 2000 के अंदर जो मार्केट सेंसेक्स पहली बार 6000 पे गया, उस टाइम मार्केट कैसा था। तो उस टाइम ब्रॉड मार्केट तो ठीक था, मतलब 10 साल का रिटर्न 6 गुना था। लेकिन म्यूचुअल फंड में किस तरह का रिटर्न था, 1 साल का एवरेज रिटर्न 73% था, 3 साल का एवरेज रिटर्न 300% के ऊपर था, और कोई फंड जो टेक में इन्वेस्ट किए थे उनका रिटर्न 3.5 गुना से 4.5 गुना था 1 साल में। TMT ड्रिवन रैली थी। तो ये बात उस समय की जब 2000 में Y2K वाली समस्याएं सब चल रही थी, और उस समय लोगों को बड़ा क्या होगा क्या नहीं, उसके पहले की रैली की ये बात है। उसके पहले के वह जो वर्स्ट फंड है उसने 55% रिटर्न दिए हैं, और द बेस्ट फंड ने 450% रिटर्न दिए। क्या बात है, ये 2000 की बात। अभी हम आते हैं 2008 के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है 2008 का। 2008 में क्या हुआ कि 2008 के 3-4 साल पहले, 5 साल पहले इकोनॉमी में जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ। GDP 9-10% के आसपास थी, क्रेडिट ग्रोथ 23% थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर 16% थे। और उसकी वजह से देखिए अनिल जी क्या हुआ, निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ क्या हुई, 3 साल की 43% कंपाउंडेड, 5 साल की 30% कंपाउंडेड, और 10 साल की 20% कंपाउंडेड। करेक्ट। और उसकी वजह से रिटर्न किस तरह के आए म्यूचुअल फंड में, 2008 में सारे म्यूचुअल फंड ने 5 साल में 50% कंपाउंडेड रिटर्न दिया, मतलब आपका पैसा 8 गुना बना 5 साल में। और 10 साल में 34% कंपाउंडेड दिया, मतलब आपका पैसा 16 से 18 गुना बना 10 साल के पीरियड में। क्या बात है। ये 2008 2002-3 से जो एकदम कंपनियों की कमाई जो बढ़ी, एकदम बड़ी जबरदस्त, GDP जो बढ़ी थी। अभी के आंकड़े देखें तो कहीं भी उसके आसपास नहीं है। GDP ग्रोथ नॉर्मल है, प्रॉफिट ग्रोथ नॉर्मल है। 2008 में कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, इंडिया का GDP का 8% बढ़ गया, जो हिस्टोरिकल हाई था। अभी कोविड में 2% हो गया, अभी भी 4% के आसपास आया। अभी हम देखें म्यूचुअल फंड के रिटर्न क्या है पिछले 5 सालों के, 10 सालों के, तो निफ्टी में 12.5% है 5 साल में। करेक्ट। 10 साल में 12.5% है, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज से कम है, और इंडिया की GDP एक्सपेंशन से भी कम है। तो मार्केट ने रिटर्न दिया कहाँ है। ये हुई ना बात, आपके मुंह में घी शक्कर एकदम। अभी तो बाकी है। हाँ। ये तो पहली झांकी है। ये तो झांकी है। लेकिन लोग क्या डरते हैं कि 5%, 10%, सपोज आज को 19.5 पे आना तो अब आपने ट्रेंड बता दिया, अब मेरा एक सवाल है। पहली चीज तो ये कि मैं तो बहुत समझदार आदमी हूँ जिसने बहुत टाइम से पैसा लगा दिया और बहुत सालों से लगा के भी रखा है, और जब 18,887 से वापस नीचे में 15,200 भी हुआ,
16,828 भी हुआ, तब भी हमने निकाला नहीं। तो अब हमारे पैसे बन रहे हैं, ले ले। लेके करोगे क्या? हाँ, ये तो बात सही है। आप निकाल तो लो काफी हाँ पैसे निकाल ले मंत्री जी, अब करोगे क्या भाई? नीचे के लेवल पे आएंगे। अच्छा डिसाइड करो कौन से लेवल पे आओगे, 18.5 पे आओगे, 18 पे आओगे, 17 पे आओगे, आप लेवल डिसाइड करो। और उस दिन जिस दिन मार्केट उस लेवल पे आएगा ना, आप आ नहीं पाओगे, क्योंकि दाम तो चाहिए 19,000, दाम तो चाहिए 17 वाला, और मार्केट का न्यूज फ्लो चाहिए 19.5 का। वो दोनों होगा नहीं, साथ में नहीं होगा। तो जो बाजार में पैसा डाला हुआ है उसका इलाज है म्यूचुअल फंड में। बाजार गिरा एनएवी नीचे गिरेगी, बाजार उठा वापस एनएवी ऊपर जाएगी। लेकिन जो पैसा वेटिंग में रह गया वो वेटिंग में ही। हाँ, तो वेटिंग वाले भी हमारे पास बहुत है। हाँ, तो उनको डलाओ पैसा। तो आप 12 वेटिंग वालों को कैसे, मतलब जो लोग जब 16,800 आया था तब उनको 14,000 भी लग रहा था, 15,000 भी लग रहा था, जो रह गया जो आप बता रहे थे उस समय लिया नहीं जाता, नहीं लिया तो जाता। तब भी नहीं लिया जाता। लेकिन अब बहुत मन होता है, मुंह में पानी आता है लाइफ आई देख। तो अभी एकदम पैसा नहीं डालना चाहिए। मैं आपको 3-4 तरीके बताता हूँ। पहले तो बताता हूँ कि पैसा कैसे निकालना चाहिए, ये जरूरी है लोगों को जानना। मार्केट का रुख देख के, मार्केट का देख के नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज हाई और लो खाली हिंड साइड में दिखता है। 12,000 पे भी लोगों को बीच में हाई लगा, 14 पे भी लगा, 16 पे भी लगा, 18 पे लगा, जिसने निकाला वो निकाल के बैठा रह गया। तो किस तरह निकालना चाहिए? एक तो अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से निकालना चाहिए कि अपना एलोकेशन इक्विटी में 50% होना चाहिए, उसके ऊपर हो गया तो जो एक्सेस आप निकाल लो। दूसरा, आप हमेशा अपने 3 से 5 साल के खर्चे डेट में रखो हमेशा, और उसके ऊपर का पैसा इक्विटी में डालो। लेकिन उस इक्विटी वाले पैसे पे एक व्यू जरूर रखो कि इसके ऊपर कभी भी 20% मार्केट गिर जाए तो मेरे पेट का पानी ना हिले। अगर वो नहीं होता तो पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में या मल्टी एसेट फंड में डालो। ये आपको पैसा निकाल, मार्केट का व्यू देख के आपने पैसा निकाला है, पैसा डाला ना, आपका इन्वेरिएबली पैसा नहीं बनता, बिकॉज आदमी रोज न्यूज से घबरा जाता है। इन्वेस्ट करने के लिए भी क्या तरीका है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट करें 12 से 14 महीने की एसटीपी के अंदर इन्वेस्ट करें। और अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो मल्टी एसेट फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, इक्विटी सेविंग फंड है, वहां इन्वेस्ट करें। और जब बाजार गिरे तो इन सारे फंड में कम गिरावट। इक्विटी सेविंग फंड जो 3 साल के लोकिन वाले, लोकिन कोई नहीं, वो ईएलएसएस है। ईएलएसएस, अच्छा वो नहीं। हाँ, इक्विटी सेविंग उसमें क्या 20% के आसपास इक्विटी। अच्छा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम नहीं, इक्विटी सेविंग फंड। इक्विटी सेविंग, इसमें 20% इक्विटी स्टेक होता है। बैलेंस एडवांटेज फंड में 30% से 80% इक्विटी स्टेक होता है, और इक्विटी में 100% होता है। आपको डर लग रहा था, इन 3 कैटेगरी में आ जाइए पहले आप। और जब बाजार गिरे, ये फंड कम गिरेंगे, तब आप यहां से स्विच करके प्योर इक्विटी फंड में चले जाइए। रहिए इसी में। रहना देखो बॉस, पैसा किसका बना है? जिसने इन्वेस्ट किया, जिसने इन्वेस्ट किया, जो स्टे इन्वेस्टेड रहा। दूसरा, जब भी आप इक्विटी बाजार में पैसा डालें, आपको 5 से 20% की वॉलेटिलिटी के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में तैयार रहना है। वही तो नहीं हो पता है ना, पैसा वो नहीं है तो फिर मतलब आप बोलते हैं कि बारिश, उसी से लगता है। वो बोलता है कि बारिश में भीगना भी चाहता हूं लेकिन गीला नहीं होना चाहता, नहाना भी चाहता हूं लेकिन गीला नहीं होना चाहिए मेरे को। तो वो तो सर आपको बारिश का मजा भी लेना है और कपड़े भी गीले नहीं होने चाहिए, ये दोनों बात तो हो नहीं सकती। अगर रिटर्न चाहिए तो वॉलेटिलिटी के द्वारा ही रिटर्न आएगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कोई भी दूसरा रास्ता इन्वेस्टर के लिए बहुत लोग जो एसआईपी कर रहे हैं उनका क्या? वो बोल रहे कि अब एसआईपी तो हम इसलिए करते हैं, आप ही लोग कहते हो खराब टाइम के लिए एसआईपी करते, तो हमने खराब टाइम में की, अब अच्छा टाइम आ गया तो एसआईपी रोक दें और जो पैसा बन रहा ले लें। ले लो। सवाल वापस उठता है, करोगे क्या? हाँ, या तो कर लो, चलो आपने सारा पैसा निकाल लिया, अब क्या किसका वेट करोगे, कब डालोगे? खर्चा करें तो करो, फिर तो इकोनॉमी के लिए और अच्छा है। तो जो खर्चा करने वाले तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे होते हैं एक्चुअली। लेकिन अगर वापस निवेश करना है तो मुश्किल है। देखो, ये सब कहानीबाजी हो नहीं पाता है। हमने इन्वेस्टर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, जो ज्यादा ज्ञानबाजी करते रहते हैं वो खाली ज्ञानबाजी में अटके रहते हैं। सबसे सिंपल इन्वेस्टर होता है ना, वो पैसा बना के निकलता है, जो पैसा डाल के रखा कंटिन्यूस बेसिस। 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात है। आप जो शांति से बिना दिमाग लगाए इन्वेस्टेड रहा, ढंग ढंग के स्टॉक या म्यूचुअल फंड में डाल के बैठ गया, अपने आप मार्केट पैसा बनाता है। और बहुत इजी तरीका है, एसआईपी करो, डिसिप्लिन रहता है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक कहानी का, अगर आपने एक दफे 10 साल क्रॉस कर लिया ना, तो आपका लोवेस्ट रिटर्न बैंक एफडी से 2% ऊपर होता है, आपको लोवेस्ट रिटर्न। तो लेकिन 10 साल का व्यू तो लेना पड़ता है ना। और दूसरा, आप देखिए इंडियन का सेविंग हैबिट, 60 लाख करोड़ रुपए हम साल का इन्वेस्ट करते हैं, 50% जाता है रियल एस्टेट में। क्या हम व्यू लेके रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं? 15% बैंक एफडी में जाता है, कभी व्यू लिया जाता है। 15% ज्वेलरी में जाता है, कभी व्यू लेके इन्वेस्ट होता है। 5% जाता है इक्विटी में,
और उसको पूरी दुनिया भर का ज्ञान चाहिए। सब लोगों तो 5 भी नहीं, आधा आधा 1% का। और उसके ऊपर भी क्या करें और उसमें होता है क्या अनिल जी, यहाँ इतना 5% जाता है, उसमें फिर आदमी क्या चमत्कार करने की कोशिश करता है, और उस पूरे प्रोसेस में क्या करता है, ये एंड अप डूइंग लॉट ऑफ नास्टी थिंग। अरे आप पीपीएफ भी चला रहे हो, एफ&ओ भी कर रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता। नहीं, एक्चुअली मैं भी दिल्ली गया था, तब यही बात कर रहा था इन्वेस्टर के में कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट 1% है, लेकिन ब्लड प्रेशर 99% जितना वैसे होता है ना, 99% जितना ब्लड प्रेशर लेके लोग बैठते हैं। मतलब जो 1% में आप 4 गुना भी कर दोगे तो कितना कर लोगे भाई? नहीं, उसमें क्या होता है, देखो रियल एस्टेट में भी बीपी भयंकर है, हाँ। लेकिन वो आदमी किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ। गोल्ड में भी बीपी भयंकर है, लेकिन वो आदमी किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड या इक्विटी हो गया तो आप जैसे लोग हो गए, हम जैसे लोग हो गए, आपने बोला हमारे ना, अरे यार आपने इंडिया का 30 साल का ग्रोथ देखा, 20 साल का ग्रोथ देखा, आप फ्यूचर की भूल जाइए अनिल जी, फ्यूचर की भूल ही जाइए। आप पिछले 10, 15, 20, 25, 30 साल के डेटा देखो, कोई भी कंट्री का इक्विटी मार्केट इंडियन इक्विटी मार्केट के बराबर रिटर्न दिया ही नहीं एक्सेप्ट यूएसए, और 30 साल के पीरियड में तो इंडिया यूएसए को भी बीट कर रहा है। और मैंने अभी डेटा रिलीज किया है, यूनिलीवर, नेस्ले, बीएसएफ, ये सारी सीमेंस, सारी ग्लोबल कंपनियां है ना, ग्लोबल लेवल पे लो पी मल्टीपल पे कोट कर रही है, इंडिया में हाई पी मल्टीपल पे कोट कर रही है। यूनिलीवर का पी मल्टीपल यूरोप में 6 है, इंडिया में 12 है। क्यों है? ग्रोथ नहीं है। अरे जहां ग्रोथ है वहां से आप भाग रहे हो, और ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का इंडिया में सबसे बेस्ट तरीका है आप इक्विटी की तरफ आओ। आप कोई भी शहर में एक आदमी बैठा है, अपने राजस्थान में बैठा है, किसी भी सिटी में बैठा है, अपने स्टेट के टॉप 200 इंडस्ट्रियलिस्ट देख ले कि राजस्थान के, एमपी के, यूपी के 200 बड़े नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दे रहा हूं, उनके बिजनेस में मैं हिस्सेदारी ले रहा हूं। अब बताइए क्या होगा 20 साल बाद? 10, 20, 25 इंडस्ट्रियलिस्ट बैंकरप्ट हो जाएंगे, 10, 20, 25 नए आ जाएंगे, वो भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाएंगे। यहां तो आपको नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबल लीडर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो लाइफ टाइम हाई से मत घबराइए, बिल्कुल ये सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई गया कि नहीं गया। अगर नहीं गया है तो उस पर कोर्स करेक्शन करिए, और गया तो भी होल्ड करिए, गए तो होल्ड करिए। घबराने वाली बात है, वो तो होता रहेगा लाइफ टाइम हाई। तो चलिए बढ़िया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपने दे दिया है, और बने रहें, डटे रहें। पैसा तभी बनेगा जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे, और पैसा निकालने की सोच भी है तो ये भी सोचिए निकाल के लगाएंगा। खाली करेक्शन का इंतजार है तो फिर देखिए क्या कुछ होता है। धन्यवाद विजय जी, स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब भी दिए।